हमारे प्रचार सर द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि इस डाइट में जो सुविधाएं से हम वंचित थे और कल्पना नहीं कर सकते थे, क्या डाइट में या सरकारी संस्था में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी, लेकिन कल्पना से परे और एक अच्छा जमीनी स्तर पे उतारा गया है और जो हम सब अपने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देख रहे हैं। तो एक बार प्रचार सर के लिए जोरदार ताली होगी। निपुण भारत मिशन थीम G20 अभी जो है महानिदेशक का लेटर आया है। इस संबंध में बहुत ढेर सारे कार्यक्रम कराए जाने हैं। उसी के सापेक्ष यह एक पार्ट है जो आज का दिन हम मना रहे हैं। आज का दिन कई कार्यक्रम से डाइट सुशोभित हो रहा है। अभी आपने रंगोली प्रतियोगिता किया है जिसका निर्णय आ चुका है, अभी सर के द्वारा यह सुनाया जाएगा। इसके बाद खेल कूद प्रतियोगिता हमारे प्रवक्ता श्री नवीन कुमार सिंह जी के देखरेख में होगा, उसमें सभी को भागीदारी करना है। और जो पुस्तक दान चल रहा है, दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षकों की, जनों की, प्रबुद्ध जनों की, प्रशिक्षुओं की और जिन्होंने पुस्तक दान किया है, एक बार डाइट परिवार उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और धन्यवाद देता है। ऐसे दानवीरों का जो भविष्य है वह उज्जवल हो और ईश्वर से यही कामना है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर अश्विनी पांडे को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और हमारे प्रशिक्षुओं को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान से सिंचित करें। डॉक्टर अश्विनी पांडे जी। Thank you so much. I welcome all the dignitaries who are sitting here on the dais, our revered honorable principal sir, our senior lecturer sir, Manish Kumar Singh sir, Dr. R.N. Yadav sir and all the dignitaries who are there. आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और काफ़ी चर्चाएं इसकी हम क्लास में करते हैं क्योंकि आपका एक पेपर ही है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो कुछ चीज़ें बहुत ही मेन हैं जो हम सबको पता है। अगर शुरुआत करें अगर लेयर्स के एटमॉस्फेयर की, तो आपको पता होगा कि एक लेयर स्ट्रेटोस्फेयर भी है। अपने एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को नहीं आने देती धरती पे, पराबैंगनी किरणों को नहीं आने देती। 3 वैज्ञानिक थे, पॉल क्रेटजन, मारियो मोलिना और शरवुड रॉलैंड। इन तीनों ने मिलकर ये पता किया कि ऊपर जो है ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। एक्चुअली वो छेद नहीं है, ओजोन लेयर की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और उस मोटाई को हम लोग डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। तो अगर थिकनेस कम होती चली जाएगी तो निश्चित है कि बहुत सारे हेल्थ रिजल्ट्स होंगे। उसमें मेनली देखा गया है कि स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को 3 वेवलेंथ में बांट दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। देखा गया कि अल्ट्रावायलेट बी जो रेडिएशंस हैं वेव नंबर की, वेवलेंथ की, ये अल्ट्रावायलेट बी से जो होता है वो स्नो ब्लाइंडनेस होता है। स्नो ब्लाइंडनेस क्या है? कॉर्निया आपकी थिक हो जाती है और विजन डिफेक्ट होता है, विजन इंपेयरमेंट होता है। थिकनिंग की वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, विजिबिलिटी आपकी क्लियर नहीं हो पाती है। अगर आप अल्ट्रावायलेट सी की बात करें तो अल्ट्रावायलेट सी तो सीधे कैंसर पैदा करता है, वो बहुत ही फैटल होता है। स्किन कैंसर जिसको कि ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कार्सिनोमा, स्किन कैंसर, इसके मरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ले नहीं सकते, धूप में निकल नहीं सकते, स्थिति इतनी खराब है। पहले टीबी की बीमारी जो बोन टीबी होती थी, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके लिए यक्ष्मा रोग जिसको कहते हैं, उसके लिए मरीज को धूप में लिटा देते थे कि ये बोन में जो इसकी जो है विटामिन डी सिंथेसिस होगा स्किन से, तो बहुत ज़्यादा इसका ये रोग ठीक हो जाएगा। आज की स्थिति ये है कि आप धूप में निकल नहीं सकते, आपको सनसाइन जो क्रीम होती है, सनस्क्रीन वो लगा के निकलना पड़ता है। और वो भी जो है वो देखते हैं कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 14 और 15 तक की आती है बाजार में, हर आदमी नहीं लगा सकता। तो आपको ये महत्व समझना चाहिए कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है, पेड़ों का कितना महत्व है। ये ऑक्सीजन देते हैं, ये ऑक्सीजन ऊपर चला जाता है और धीरे धीरे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से ये ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इस धरती पे आने नहीं देती, और जिससे जीवन इतना सफल और हरा भरा है सबका। हम लोग कितनी बड़ी सुरक्षा के घेरे में हैं, ये ओजोन परत ही हम लोगों को बचा रही है। इसका महत्व आप समझ सकते हैं, हमने आपको बीमारियां भी बताई।
तो अधिक से अधिक अगर हम पेड़ लगाएंगे तो ओजोन जो है वो नई से नई अच्छी से अच्छी ओजोन बनेगी। ओजोन भी दो तरह की होती है, एक होता है गुड ओजोन, एक होता है बैड ओजोन। ट्रोपोस्फियर में जितने भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के धुएं हैं वो हाइड्रोकार्बन से रिलीज करते हैं और उनसे इनडायरेक्टली जो है वो बैड ओजोन बन जाती है। ओजोन गैस को अगर हम इस कमरे में छोड़ देंगे तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का उदाहरण है, बैठना मुश्किल हो जाएगा, आप इस बात को समझिए। और ओजोन का कहीं कहीं मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है कि डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। ये सर्जन्स अपने वो क्यूबिकल्स में यूज करते हैं जहाँ वो सर्जरी करते हैं ओटी में, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में। लेकिन इन जनरल ट्रोपोस्फियर में जो जनरेट होती है ओजोन वो बैड ओजोन है। क्यों? क्योंकि ये नौजिया फील कराती है, आपको रहने नहीं देगी, आराम से बैठने नहीं देगी, आंखों में जलन शुरू हो जाएगा, इरिटेशन, और आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन यही ओजोन जो धीरे धीरे ऑक्सीजन ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का रूप ले लेती है तो वो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ये दोनों, वो ओजोन जो है वो गुड ओजोन है, नीचे वाला ट्रोपोस्फीयर का ओजोन जो 10 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर है वो बैड ओजोन है। इतना मार्क ऑफ डिफरेंस है दोनों में। हमको गुड ओजोन चाहिए। से यस टू ओजोन, अदरवाइज वी विल लाई इन नो जोन। हाँ, ओजोन को हाँ कहिए, नहीं तो नो जोन की स्थिति में चले जाएंगे। इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाते हैं। इसी तरह से आज ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा है जिसको कि हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हमने आपको पढ़ाया भी है कि जोसेफ फोरियर ने इसको खोजा था और हियस ने इसको कॉइन किया था इस टर्म को। ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस है जिसमें कि ऐसे प्लांट्स पैदा होते हैं जिनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कोल्ड कंट्रीज में इन प्लांट्स को पैदा करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक हाउस ग्लास पेन्स का बना देते हैं जिसमें कि रेडिएशन अंदर आते हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हो जाती है। और इस इंफ्रारेड रेडिएशन जो अवरक्त किरणें जिनको हम कहते हैं, जो ट्रैप हो जाती है, इससे प्लांट्स बढ़ते हैं, रूट्स भी बढ़ते हैं, उनका ग्रोथ होता है, अंदर का तापमान बहुत हाई होता है। अगर इस ग्रीन हाउस को आपको देखना है तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के बगल में जाके देख सकते हैं, ग्रीन हाउस बनाया गया है। लेकिन वो वहाँ उन प्लांट्स की आवश्यकता होती है जो जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए, तो उनको ग्रीन हाउस में रखा जाता है। ये तो एक छोटा एस्पेक्ट हो गया। बृहद एस्पेक्ट पे अगर बात करें तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं एक तरह से चला आएगा, क्योंकि कुछ गैसेस अपने एटमॉस्फेयर में ऐसी होती हैं, एकदम वो आइडेंटिफाइड गैसेस हैं, आइडेंटिफाइड कल्प्रिट्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वाटर वेपर। देखा गया है कि ये गैसेस अगर इन्वायरमेंट में जरूरत से ज़्यादा हो जा रही हैं तो ऊपर एटमॉस्फेयर में ये जा करके परसिस्ट करती हैं और नीचे से धरती से जो सारे रेडिएशंस आपके सूर्य से धरती पे आ रहे हैं ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने में इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसको ये गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन अवरक्त किरणें जिनको बोलते हैं, इससे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन का मेडिकल में भी बड़ा यूज है। अगर आपको मस्कुलर स्पाम हो जाए, सूजन हो जाए मसल्स में, तो डॉक्टर जो है इंफ्रारेड लैम्प से सिकाई करते हैं, उससे जो है बड़ा क्विक रिलीफ आपको मिलता है। लेकिन उसका ये तो मेडिकल एस्पेक्ट है, इसका ऐसे बड़े तौर पे देखें तो इसका भारी नुकसान है, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन को जब ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, आउटर एटमॉस्फेयर एग्जॉस्फेयर में नहीं जाने देती हैं, तो हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। इस हीटिंग इफेक्ट से हम सबको पता है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है ऊपर वो मेल्ट कर रहा है धीरे धीरे। ये ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, सी लेवल राइज करेगा। सी लेवल राइज करेगा तो जो भी मेट्रो सिटीज हैं और वो ज़्यादा जो कि सी शोर पे हैं एस्टेब्लिश्ड मेट्रो सिटीज, फॉर एग्जांपल कलकत्ता, मुंबई, एटसेट्रा, तो ये पहले सबमर्ज कर जाएंगे, धरती में चले जाएंगे। जैसे कृष्ण की द्वारिका डूब गई, वो खतरा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये दो खतरे तो बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के और दूसरे हैं ओजोन डिप्लीशन के। तो ओडीएस में वो गैसेस आती हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ऐसी गैसेस जो क्लोरीन रेडिकल्स या हैलोन्स जो रिलीज करती हैं, रेडिकल्स रिलीज करती हैं। ऊपर रेडिकल का चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन स्टेप शुरू हो जाता है लेकिन टर्मिनेशन नहीं होता। एक बार एक फ्री रेडिकल ऊपर चला जाएगा तो सारे के सारे एक क्लोरीन रेडिकल 10 लाख आपको ओजोन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में बदलने की ताकत रखता है। तो आप सोचिए कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ धरा का भूषण और दूर करता प्रदूषण। छोटी सी चीज है, पेड़ आपके क्या फायदे हैं, जिस सॉइल इरोजन को रोकता है, ये इसमें अगर लीव्स हैं इसकी हरी भरी पेड़ है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। अब हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं जिसमें कि हैजर्ड्स केमिकल्स का भी उपयोग को मना किया जाता है कि मत भेजिए, ये सिंक से होते हुए रिवर्स में चला जाएगा और हेवी मेटल्स जाके एक्यूमुलेट होंगे।
तो ये पेड़ का काम क्या है? धूल गड्ढा रोकना। ये पेड़ का काम क्या है? ऑक्सीजन देना। ये पेड़ का काम क्या है? जब आप इसकी छाया में बैठते हैं तो टेम्परेचर आपको कम मिलता है, ये धूप से और ताप से आपको बचाता है। और ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीजन सिलेंडर आप जो खरीदते हैं हॉस्पिटल में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनवरत ऑक्सीजन आपको पेड़ से मिलता है। तो अवेयरनेस जो बढ़ गई, आज अवेयरनेस का ही रूप है कि हम लोग ग्लोबली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। और अब ये मन में भावना और ये प्रेरणा होती है कि हम अपने प्रकृति, अपनी पृथ्वी को कितनी हरी भरी ना कर दें। अब ये प्रचलन चल पड़ा है कि बर्थडे पे भी आप क्यों ना पेड़ पौधा गिफ्ट करें, वेडिंग्स एनिवर्सरी में भी आप क्यों ना पेड़ पौधा दें, और दूसरा कोई गिफ्ट छोड़ करके इसी गिफ्ट पे कंसंट्रेट करें। एक पेड़ पौधा लगा देंगे तो वो जीवन भर आपके यश गान और गौरव गाथा हमेशा के लिए गाएगा। पेड़ों का काफी महत्व है। हमने आपको एयर पॉल्यूशन समझाया, हमने आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ी सी आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। वाटर पॉल्यूशन, आज रिवर गैंजेस का इन्वायरमेंटल ये जो है वर्ल्ड एक्शन, गंगा एक्शन पॉल्यूशन प्लान 1985 में शुरू किया गया था, और उसमें गंगा नदी को एकदम प्योर करने की बात थी कि इस पे जरा भी कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी गंगा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। आज वो जो लेक है उसको कहेंगे यूट्रॉपिक लेक, बिकॉज वो ऑर्गेनिक लोडिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर उस लेक का, उस रिवर का पानी चेक करेंगे तो पानी में उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, मोर देन 5 है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली पॉल्यूटेड रिवर। आज स्थिति यह है कि माँ गंगा का हम पूजा तो करते हैं, लेकिन उस गंगा को प्योर नहीं कर पाए, शुद्ध नहीं कर पाए। आचमन भी करने से भय लगता है, क्योंकि उसमें जो है हैवी मेटल्स हैं, अर्धजली लाशें हैं, पशु भी उसी में नहाते हैं, और गंगा को हम लोग साफ नहीं कर पाए। इतना तो छोड़िए, हम लोग गंगा के नाम पे जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं, और हम लोग ये भी नहीं समझते कि गंगा में कपड़े नहीं धोने चाहिए। डिटर्जेंट्स है, अगर आप डिटर्जेंट्स का केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, हाइड्रोकार्बन चेन है, बहुत ब्रांच्ड है। तो ऐसा जब वो फोम के रूप में जाता है, कोई अगर आदमी कपड़ा धो रहा है, फोम के रूप में वो अगर अंदर गया गंगा में, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे काई अंदर बनने लगती है, शैवाल अलगे बनने लगते हैं, और उससे जो है मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता। जो जलचर अंदर हैं वो धीरे धीरे बनने लगते हैं और काई लगने लगती है, और गंगा जो है वो सूखती चली जा रही है। साबुन लगा के जो लोग नहाते हैं, तो साबुन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो सोडियम सॉल्ट और हायर फैटी एसिड्स है, उसमें ब्रांचिंग इतना नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तो तोड़ देते हैं। लेकिन वो सोप जैसे साबुन से ज्यादा खतरनाक है कपड़ा धोना। कपड़ा धोने से तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिग्रेडेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता नहीं है, और गंगा जो है वो सूखती चली जा रही है। तो